चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये हेडिंग लिखना हो गया था क्या? ठीक है, आगे लिखो। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में टोटल 3 टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, 3 टॉपिक है इसके अंदर में। एक है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक है क्रेमर्स रूल और एक है मार्टिन्स रूल। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो देखो यहाँ देखो, ये क्या होता है पहले समझ लो। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है और इस पे बेस्ड कोई 3-4 क्वेश्चन करना है हम लोग। मान लो कि ऐसा रैंडम कोई ट्राइंगल है आपके पास में, जिस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। अब इस ट्राइंगल के अंदर का जो रीजन है और इसका जो एरिया का वैल्यू है वो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, पहले तो एक मॉडुलस का सिंबल, उसके अंदर हाफ, उसके अंदर डिटरमिनेंट और उसके अंदर फिलअप करना है आपको x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये फॉर्मूला है। इसमें याद रखना कि बाहर वाला जो डंडी है ना वो है मॉडुलस और अंदर वाला जो डंडी है वो क्या है आपको लेगी डिटरमिनेंट। अभी बाहर मॉडुलस लगाने का एक पर्पस है कि डिटरमिनेंट का फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन एरिया का वैल्यू कभी भी कोई भी सिचुएशन में हम लोग के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए टू मेक श्योर कि अंदर से आने वाला वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, हम बाहर एक मॉडुलस का सिंबल लगा देते। ठीक है, इसके अलावा एक बचपन का बात था जो आपको याद रहना चाहिए, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सपोज करो कि रैंडम कोई 3 पॉइंट है आपके पास, ए बी सी, और तीनों पॉइंट सपोज करो कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एबीसी को बोला क्या जाता है? ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर होने से समस्या ये है कि ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, और ट्राइंगल नहीं बन पाएगा तो इस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय पॉइंट्स एबीसी कितना हो जाएगा हम लोग के लिए? 0। और ये वाइस वर्सा टाइप यूज होता है कि अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। किसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ रहा है तो तीनों का तीनों पॉइंट्स हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि कोलिनियर हो। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको कॉपी कर लो आप यही वाले पेज से कॉपी करो, बेटर है। इसके नीचे ना एक नोट भी लिख लो आप लोग। नोट में लिखो इफ ए कमा बी कमा सी आर कोलिनियर, इफ ए कमा बी कमा सी आर कोलिनियर, then area triangle ABC, area triangle ABC is equals to 0, then area triangle ABC is equals to 0। ठीक है, आगे अब डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा बहुत। पहला क्वेश्चन देखो, यूजिंग डिटरमिनेंट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given by this are the given points collinear। ठीक है, तो पहले एरिया फाइंड करो। लिखो एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया, या इसमें एबीसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है तो आप बस एरिया ट्राइंगल बोल के छोड़ दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मॉडुलस हाफ डिटरमिनेंट। पहला पॉइंट है 1 - 1, तो एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा 1 - 1 1। दूसरा पॉइंट है 2 4, तो एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा 2 4 और 1। तीसरा पॉइंट है आपका -3 5, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -3 5 और 1। इसको सॉल्व करना है आपको, तो मॉडुलस हाफ ये तो ऐसे रह जाएगा, अंदर एक ब्रैकेट लगा के आप मान लो कि फर्स्ट रो से ही खोल लो, तो 1 इंटू रो गया कॉलम गया, आई थिंक 4 - 5 -1 रहेगा। ये माइनस का पोजीशन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इंटू रो गया कॉलम गया, 2 + 3 मेरे ख्याल में 5 हो जाएगा, और +1 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 10 - -12, तो +22 हो जाएगा शायद क्या। और दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ, अंदर आपके पास में आ जाएगा -1 + 5, तो कितना हो गया ये वाला? मेरे ख्याल में +4 और 22 तो 26। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 13 स्क्वायर यूनिट्स, 13 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, हो सकता है कि अंदर वाला जो 26 आया है वो उसकी जगह पर क्या आया रहता हम लोग के पास में -26, तो उस केस में भी मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता। और इन केस अगर उसका वैल्यू 0 आया रहता तो हम बोलते कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर।
अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। इसमें भी वही, पॉइंट्स का नाम नहीं दिया हो तो आप भी नाम मत दो, आप ऐसे लिखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मॉडुलस हाफ, फिर डिटर्मिनेंट -1 -1 1, 5 7 1, 8 11 और 1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर आई थिंक -1 इंटू 7 -11 तो -4, फिर +1 इंटू रो गया कॉलम गया 5 -8 आई थिंक -3, और +1 इंटू रो गया कॉलम गया तो 55 -56 तो -1, ऐसा कुछ रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ, यहाँ से शायद 4, यहाँ से -3, वहां से -1। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आंसर आ गया आपका 0। देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आया तो पॉइंट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोलिनियर। देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो आगे, हो गया सब। आगे देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x आर द पॉइंट दिस कोलिनियर। ठीक है, अच्छा इसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा। वैसे हम लोग को चैप्टर 2 में ये सब चीज मिला था। मान लो कि कभी मॉड x इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होता था, +-5। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर मॉड x इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी होता तो है +-, बट कोई मतलब नहीं होता है उसको, बिकॉज +0 का और -0 का वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस आइडिया पे बेस्ड दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक कि यहाँ पे x है और बोल रहा है कि कोलिनियर है, तब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करना है, मॉड को उड़ाने के अंदर +-, का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन फिर से सेम ही आइडिया है। जैसे मान लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू 35 दे दिए, तो इसमें मॉड जब खोलोगे आप तो 35 का एक बार प्लस वाला पार्ट लोगे और एक बार माइनस वाला पार्ट लोगे, तो ये दो केस में सॉल्व हो। ठीक है, चलो आप करते हैं अभी इसको। देखो तो आप बोलोगे कि सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक लाइन लिख दो, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore area of triangle is equals to 0, area of triangle is equals to 0, area of triangle is equals to 0. This implies modulus half determinant 2 -1 1, -3 4 1 और फिर x 5 और 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मॉडुलस हाफ, फिर फर्स्ट लाइन से खोल दो तो 2 इंटू आई थिंक 4 -5 -1, फिर +1 इंटू -3 -x और +1 इंटू मेरे ख्याल में -15 -4x, दिस इज इक्वल्स टू 0। अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लो आप। दिस इंप्लाइज मॉडुलस हाफ ब्रैकेट ओपन, तो -2 -3 ये एक लाइन में लिखे देता हूँ, -2 -3 -x फिर -15 -4x इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज हाफ ब्रैकेट के अंदर -5 -15, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -20 और -4x इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या है कि अच्छा सॉरी 5x इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से मॉड उड़ा दो आप, तो आपको मिलेगा हाफ इंटू -20 -5x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहीं पे 0 की जगह अगर कोई दूसरा नंबर होता तो फिर हमको यहाँ से दो केस बनाना पड़ता, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। मॉड उड़ाने से देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा, मॉड जब उड़ाओगे जिस स्टेप में, उसमें राइट हैंड साइड में अगर कोई दूसरा नंबर है अदर देन 0, तो आपको एक बार प्लस पार्ट लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस पार्ट लेना है। लेकिन यहाँ पर जहां से मैं मॉड रिमूव कर रहा हूँ उसके राइट हैंड साइड में 0 है, तो दो केस बनाने का दरकार नहीं है मेरे को। फिर यहाँ से हाफ तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी अपने को मिलेगा -20 -5x इक्वल्स टू 0। फर्दर यहाँ से सॉल्व करने पे आई थिंक 20 को शिफ्ट कर दो आप, तो -5x इक्वल्स टू 20, सो x इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, ये वाला वैसे वैल्यूज अलग है, ट्राई कर लो खुद से। सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, वैल्यू अलग है। वो कोलिनियर की जगह पर आपको ऐसा भी बोल सकता है कि द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी लॉजिक सेम ही है, स्ट्रेट लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। करो फटाफट करो। देखो वापस से आइडिया तो वही रहेगा शायद, कि एरिया ऑफ
triangle is equals to 0. So this implies mod half determinant of 551 K11 or 1071. This is equals to 0. This implies half मॉडुलस ब्रैकेट के अंदर 5 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में -6 फिर -5 टाइम्स ऑफ के -10 और प्लस 1 इंटू 7 के -10 is equals to 0. This implies मॉडुलस ऑफ हाफ ब्रैकेट के अंदर यहां से -30 -5 के +50 +7 के और -10 दिस इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करने पे शायद से यहाँ से 10 ही रहेगा क्या शायद. सो मॉडुलस हाफ नंबर में आई थिंक 10 और के में +2 इज इक्वल्स टू 0. अभी डिटरमिनेंट का सिंबल मतलब मॉड का सिंबल हटाओगे तो हाफ ऑफ आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 + 2k इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज 10 + 2k इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू -10 एंड k इज इक्वल्स टू -2. चलेगा मेरे ख्याल. अगला इसको ट्राई करता हूँ साथ में. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स. और 3 पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ आप. ठीक है, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35. दिस इम्प्लाइज मॉड हाफ डिटरमिनेंट k4 1 फिर 2 - 6 1 और शायद 5 4 1 इज इक्वल्स टू 35. तो यहाँ देखो बाकी क्वेश्चंस में हम पूरा कैरी कर रहे थे इसको. आपके पास में लेकिन 2 ऑप्शन है. आप ना यहाँ पे भी चाहो तो स्प्लिट करके आप 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर सकते और चाहो तो डिटरमिनेंट खोल के भी कर सकते. हालांकि डिटरमिनेंट अगर एक बार में खोल ले तो ज्यादा बेटर है, फिर आपको 2 बार डिटरमिनेंट नहीं ब्रेक करना हो. लेकिन खोलना यहाँ पर भी पॉसिबल है, वो भी गलत नहीं होगा. हाँ, सो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस हाफ ब्रैकेट के अंदर आई थिंक k इंटू -6 -4 तो -10 आ जाएगा शायद. फिर -4 इंटू आई थिंक माइनस नहीं 3 आएगा क्या, 2 - 5 और +1 इंटू आई थिंक 8 + 30 38. एक बार देखो तो कैलकुलेशन यही आ रहा है क्या. यही आ रहा. मॉडुलस हाफ ब्रैकेट ओपन यहां से -10 की यहां से +12 और वहां से +38 दिस इज इक्वल्स टू 35. आगे बढ़ेंगे यहां से. दिस इम्प्लाइज मॉडुलस हाफ ब्रैकेट ओपन खोलने पे यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में -10 की और +50 इज इक्वल्स टू 35. अब यहां से 2 केस आ जाएगा आपके पास में कि हाफ ऑफ -10 के +50 इज इक्वल्स टू 35 या फिर हाफ ऑफ -10 के +50 इज इक्वल्स टू -35. ठीक है, यहां से -10 के +50 इज इक्वल्स टू 70 एक पार्ट और -10 के +50 इज इक्वल्स टू -70 ये हो गया आपका दूसरा पार्ट. सो आगे फर्दर यहां से -10 के इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 20 और k इज इक्वल्स टू -2 और यहां से -10 के इज इक्वल्स टू -120. सो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से 12. ये 2 आंसर आना चाहिए. सेम ही आया सब. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर में यही सब पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल फॉर क्रेमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस. क्रेमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस linear equation in 3 variable. Cramer's rule for non homogeneous linear equation in 3 variable.
नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्रेमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, आप अगला 10 मिनट मुझे दे दो अपना, एकदम ध्यान से सुनते जाओ। और क्रेमर्स रूल का मैं आपको गारंटी लेता हूं कि बाकी कुछ आपको पल्ले पड़ा हो नहीं पड़ा हो, क्रेमर्स रूल आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़े। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर। एक बार ना मैं थोड़ा सा क्लास 10 में चलना चाहता हूँ। हाँ, क्रेमर्स रूल 2 मिनट के बाद समझाऊंगा आपको। एक बार पहले क्लास 10 का कुछ कुछ चीज जो है वो हम याद कर लेते। वे क्लास 10 में मैं अगर रिकॉल करूं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग का पढ़ा हुआ है। कोई भी रैंडम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा दिखाई देता है? सिंगल इक्वेशन का अगर मैं बात करूं ना तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात करूं तो वो कैसा दिखता है बता। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। वेरिएबल्स के बारे में एक फैसिनेटिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जितना आपके पास में वेरिएबल रहेगा ना, आपको मिनिमम से मिनिमम उतना इक्वेशन चाहिए उन सारे को एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आपके पास में एक ही वेरिएबल हो ना, इस टाइप का कोई इक्वेशन है कि 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 12, आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं। और x का आपके पास में यूनिक एक सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको इस टाइप का इक्वेशन थमा दूं ना कि 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, तो यहां से फिर आप x या y को सॉल्व करके निकाल नहीं पाओ, सिंगल वैल्यू नहीं आ सकता आपके पास। अगर दो वेरिएबल है तो मिनिमम से मिनिमम आपको कितना इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन चाहिए। और यहां तक का जो भी मतलब है कि कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा हमने क्लास 10 में सीख रखा है। अभी क्लास 12 में हमको सीखना है कि अगर दो से मान लो कि बढ़ के वेरिएबल 3 हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए फिर इक्वेशन भी 3 आएगा। और उस 3 इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, जैसे क्लास 10 में हमको मतलब एलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, कोई कोई लोग एक्स्ट्रा पढ़े होगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी आपको आता होगा। ठीक है, बट पॉइंट है कि उन सारे मेथड से अगर 3 वेरिएबल वाला 3 इक्वेशन का सेट आ गया ना आपके पास में, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ। कभी कभार अगर इक्वेशंस बहुत सिंपल है तो क्या पता कुछ माथा वाथा लगा के इधर उधर करके सॉल्व कर लो उसको, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मेथड है दैट विल फेल टू गिव यू द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है हम लोग, इनफैक्ट ये वाला भी उसी से रिलेटेड है, इसके बाद वाला भी उसी से रिलेटेड। कि अगर आपको 3 इक्वेशन बैक टू बैक मिल जाए विद 3 वेरिएबल्स, देखने में वो लोग ऐसा होगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, ये पहला इक्वेशन होगा आपका। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। इस टाइप का अगर सेट ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आपको मिल जाए तो जो भी क्लास 10 का मेथड आपका है ना, वो कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, और यहां से भी हमारा टारगेट वही रहेगा कि एक्स को ढूंढना है, वाई को ढूंढना है और जेड को ढूंढना। क्लियर है मेरे ख्याल में कि क्या टॉपिक है हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है, कौन से रूल के हिसाब से? क्रेमर्स रूल के हिसाब से। उसके बाद में एक वर्ड मैंने आपको लिखाया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, मैंने लिखाया आपको नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझ लो कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है। अगर सपोज करो कि आपके इक्वेशन के अंदर, ध्यान से देखना, आपके इक्वेशन के अंदर तीनों इक्वेशन में एक एक कांस्टेंट टर्म है फ्री फ्रॉम वेरिएबल। ये वेरिएबल वाला टर्म हो गया, ये भी वेरिएबल का टर्म हो गया, ये भी वेरिएबल का टर्म हो गया, और इसके अलावा एक नंबर रहना चाहिए इसके अंदर में। वो नंबर हो सकता है कि नॉन जीरो नंबर्स हो, d1 d2 d3, और हो सकता है कि स्पेसिफिकली तीनों इक्वेशन में वो एक साथ जीरो हो जाए। तो अगर तीनों इक्वेशन के अंदर में वेरिएबल को छोड़ के जो एक फ्री टर्म होना चाहिए था, वो सारा फ्री टर्म अगर तीनों इक्वेशन में जीरो अटेन कर लेना, सबका वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो इस टाइप के इक्वेशन को बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन, ये इसका नाम। और इसका सोल्यूशन पिछले साल तक सिलेबस में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाते थे, बट इस साल टोटली मतलब क्या है कि अवॉइड करना। अब एमएल अग्रवाल में फिर से इसका भी क्वेश्चंस दिया हो, इसलिए मैंने ये वर्ड मेंशन कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर में, ये क्वेश्चन के अंदर में आपको तीनों जगह जीरो दिख जाए ना, d1 d2 d3 में, तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन, इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो हम इसको नहीं देखें। हम सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस को देखेंगे जहां पर d1 d2 d3 हो सकता है कि d1 d2 d3 में से कोई एक आदमी या एट मैक्स 2 आदमी जीरो हो रहा होगा, लेकिन तीनों आदमी जीरो अगर हुआ तो फिर वो होमोजीनियस कैटेगरी में फॉल करेगा, और उसके बारे में हमको कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर। हम एट मैक्स अलाउ कर सकते हैं कि 2 जगह जीरो आ जाए, तब तक हम इस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस ही बोले।
जब तक तीनों कांस्टेंट जीरो नहीं हो जाए तब तक सिस्टम क्या है हमारा, नॉन होमोजीनियस। तीनों अगर एक साथ जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस। हमारा टारगेट क्या है, क्रेमर्स रूल सीखना नॉन होमोजीनियस के। और क्रेमर्स रूल का टारगेट क्या है कि तीन इक्वेशन हमको दिया जाएगा, हमको वहां से x का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू बताना है और z का वैल्यू बताना है। क्रेमर्स रूल इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट आइडिया यूज फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ इक्वेशंस। क्रेमर्स रूल में करना क्या होता है, देखो कि आपको ओवरऑल चार डिटर्मिनेंट डेवलप करना होता है इसी को देख देख, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट का नाम है डी, दूसरे डिटर्मिनेंट का नाम है मैं बोलूंगा dx, तीसरे डिटर्मिनेंट का नाम आई विल से dy एंड चौथे का नाम आई विल से dz, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, आप मन के अंदर में ऐसा सोचो कि ये लाइन और ये लाइन जो चमक रहा है ना वो गायब हो गया, सोचो। तो आपको एक मैट्रिक्स जैसा कुछ दिख रहा हो, क्या मैट्रिक्स है बताओ तुम। डी इज इक्वल्स टू बोलो a1 b1 c1 और बोलो a2 b2 c2 और बोलो a3 b3 c3। ये हो गया आपका डी डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये क्या चीज से बना हुआ है बताओ, कोफिशिएंट्स। क्या चीज से बना हुआ है, कोफिशिएंट्स से। जहां dx बोलूंगा मैं ना, वहां पर आपको क्या करना है कि x का जो पोजीशन था, x का पोजीशन कौन सा था, पहला कॉलम, उस पहले कॉलम को आपको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देना और बाकी दो लोग एज इट इज रहेगा। तो dx में क्या आ जाएगा बताओ, d1 d2 और d3, बाकी सारा सी, b1 b2 b3 और बोलो c1 c2 c3। dy में आई थिंक आप गेस कर सकते हो कि क्या चेंज होगा, ये b वाला लाइन चेंज हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। तो क्या रहेगा बोलो, a1 a2 a3 और बोलो d1 d2 d3 और बोलो c1 c2 और c। और dz में क्या होगा बताओ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट वाला बोलो d1 d2 और d3, ठीक है। ये तीन डिटरमिनेंट खुद से डेवलप करना है आपको और खुद से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इनको सॉल्व करने के बाद में क्या है, देखो जो x का आंसर है दैट विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू बोलो क्या, dx डिवाइडेड बाई डी। मतलब इस डिटरमिनेंट का आंसर कुछ ना कुछ तो आया रहेगा ना, और डिवाइडेड बाई ये वाले डिटरमिनेंट का आंसर। इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, dy डिवाइडेड बाई डी, और z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, dz डिवाइडेड बाई, ठीक है। और ये मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, मतलब कोई इशू नहीं है इसको अप्लाई करने में। उसपे भी आप आज के बाद में सपोज कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और मोटा मोटा जाके मानो कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फंस गए, तो आप इस वाले तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन सबसे फार बेटर है ये। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं है, एक बार मैं इस पेज को हटा देता हूँ। आप मेरे को बताओ कि डी वाला जो डिटर्मिनेंट है आपका, वो क्या चीज से डेवलप होगा, कोफिशिएंट से। dx किससे डेवलप होगा, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, सेकंड थर्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही आएगा। फिर dy किससे डेवलप करोगे, सेकंड वाले की जगह पे d1 d2 d3, बाकी फर्स्ट और थर्ड सेम टू सेम। और dz किससे आएगा, थर्ड वाले की जगह d1 d2 d3 और बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपका सेम रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल। तो इससे आपका मान लो कि आंसर आंसर आ जाए। अब इसके बाद में एक और छोटा सा डिस्कशन है, यहां तक तो आई थिंक कहीं पर भी कोई इशू नहीं आ रहा होगा और सॉल्व करना भी बहुत ईजी है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखो। इसके बाद में एक और डिस्कशन है, जैसे क्लास 10 का अगर मैं बात करूं तो एक चीज हमको पढ़ाया जाता था कि इसको सॉल्व करो मत करो, बिना सॉल्व किए भी आप ना आंसर का क्वालिटी बता सकते हो कि कैसा आंसर आएगा, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन था यहाँ पे, अगर याद है तो बताओ, a1 by a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 by b2। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c। और नो सोल्यूशन के लिए a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c। ऐसा याद है आप, उसी टाइप का कोई एक घटिया डिस्कशन हमको इसके लिए भी करना है कि जब हम ये वाला पूरा मेथड अप्लाई करेंगे तो लास्ट में जाके हमारा आंसर कैसा आएगा नहीं आएगा, ये सब वो सब। तो उसमें भी हल्का सा डिस्कशन है। अब देखो एक बार एक ही चार्ट में मैं सारा बता देता हूँ आपको। x इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है dx बाई डी, y इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है dy बाई डी एंड z इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है dz बाई डी। अब जो मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहां से आई विल से कि आपके पास में तीन कंडीशन अराइज हो सकता है मोटा मोटा। सबसे पहला कंडीशन अराइज हो सकता है कि जो नीचे वाला डी है ना आपका, वो खुद अपने आप में नॉन जीरो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अराइज हो सकता है आपके पास में कि आपका डी जीरो हो, कॉमा
एनी वन आउट ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो। और थर्ड है आप कि डी जीरो है और साथ ही साथ आपका dx dy dz इक्वल्स टू जीरो। तो मैं ये कह रहा था कि हम इसका एनालिसिस सोचने का थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। देखो, तो तीन कंडीशन मोटा मोटा आपके पास में आ सकता है। एक आ सकता है कि डी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है आपका वो नॉन जीरो। एक हो सकता है कि वो जीरो हो लेकिन ऊपर वाले में से कम कोई एक आदमी नॉन जीरो हो जाए। और एक हो सकता है कि नीचे वाला भी जीरो है और ऊपर वाला भी जीरो। जब ये कंडीशन आएगा ना, तो इस सिचुएशन में आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकता हूं कि यूनिक सोल्यूशन ही क्यों होगा। ठीक है, नीचे कोई ना कोई नंबर आएगा फिक्स, ऊपर का भी नंबर फिक्स ही होगा, इसका भी नंबर फिक्स ही होगा, इसका भी नंबर फिक्स ही होगा। तो ये रेशियो वाले फॉर्मेट में डालने के बाद में जो आपका आंसर आना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू फिक्स, वाई का वैल्यू फिक्स, जेड का वैल्यू फिक्स। इसीलिए वी कैन से कि यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास में यूनिक सोल्यूशन। क्लियर है मेरे ख्याल? फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा? ये अपने आप में कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर रहेगा, dx dy dz भी कोई ना कोई नंबर रहेगा, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में इस कंडीशन में आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा, y का एक ही वैल्यू मिलेगा, z का एक ही वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी होगा वो इस सिचुएशन में यूनिक होगा। x के पास में एक ही आंसर आया, y के पास में एक ही आंसर आया, z के पास में भी एक ही आंसर आया। आई होप ये वाला बात क्लियर है पूरा का पूरा। ये जो कंडीशन आप देख रहे हो यहां पर होगा नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन होगा, इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई कर। डी पक्का जीरो हो गया आपका, और इन तीनों में से अगर कोई भी एक आदमी नॉन जीरो है, मान लो कि डी का वैल्यू मेरे जीरो आ रखा है और डीएक्स का वैल्यू मेरे आ रखा है 5, तो एक्स का आंसर क्या होगा उस टाइम पर? 5 डिवाइडेड बाई जीरो, जो कि नहीं हो सकता। इसीलिए इस कंडीशन में पक्का क्या आएगा हमारे पास में? नो सोल्यूशन। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहाँ थर्ड केस जो है वो देखो थोड़ा सा अनोखा है। इसको ना आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जितना डिटेल में मैं बताने जा रहा हूँ ये डिटेल में कहीं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं रहता। इसमें दोनों बात हो सकता है, इसमें नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बुक वगैरह में इसमें सिर्फ इनफाइनाइट सोल्यूशन बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन भी पॉसिबल है और नो सोल्यूशन भी पॉसिबल। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा और नो सोल्यूशन कब होगा, इस चीज को थोड़ा मैं समझाने का ट्राई करूंगा। अब देखना, याद रखने का ट्राई कर। कंडीशन पहले आप समझ लो इसमें क्या है, ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास में? 6। इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में उसमें कैच क्या है? जो आपका इक्वेशंस का सेट है ना, वो कैसा है देखो आप एक बार, कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, एक बार क्लास 10 वाला जो सेट था ना, इसमें मुझे आप रिमाइंड कराओ कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था? a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू, ऐसा आने से इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था। और नो सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था? a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो इसमें क्या है देखो, कि मान लो कि ये आपका सेट ऑफ इक्वेशन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने डी फाइंड किया, dx फाइंड किया, dy dz तीनों चीज फाइंड कर लिया, चारों चीज, तीनों रेशियो निकाल लिया आपने। और फिर मान लो कि अगर आपने ये वाला हिट कर दी कि डी भी जीरो आया और बाकी तीन वैल्यू भी आपका क्या है? जीरो है। उसके बाद में ना इन इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से आपको ऑब्जर्व करो। अगर सपोज करो कि इन तीन इक्वेशन में से कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपको ऐसा मिल गया ना कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 इज इक्वल्स टू d1 by d2, तो उस कंडीशन में उस सेट ऑफ इक्वेशन के पास में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। आया बात समझ? और बाकी सारे कंडीशन में नो सोल्यूशन। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, डी नॉट इक्वल टू जीरो होने से क्या बोलोगे? यूनिक सोल्यूशन। डी इक्वल टू जीरो, इन तीन में से कोई एक आदमी नॉन जीरो, तो क्या बोलोगे? नो सोल्यूशन। डी भी जीरो, तीनों आदमी भी जीरो, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। जनरली बुक वगैरह में इनफाइनाइट सोल्यूशन ही बोला हुआ है, लेकिन नो सोल्यूशन का भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि हमको ऐसा दिखा कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल्स टू d1 by d2 जैसा कुछ हो रहा है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर मान लो कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इज नॉट इक्वल्स टू d1 by d2 जैसा कुछ हो रहा है,
तो क्या बोलेंगे हम लोग, नो सोल्यूशन। इसको लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना। क्लियर मेरे ख्याल में? अभी लिखोगे इन सबको? अच्छा, एक चीज मैं बस इस फ्लो चार्ट में ना थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। आई होप कि सारा बात तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। यूनिक सोल्यूशन के साथ में एक वर्ड में अटैच कर देता हूँ यहाँ पर, बचपन वाला, कंसिस्टेंट। मतलब अगर सोल्यूशन आपके पास में आ रहा है ना, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट है, तो उस सिचुएशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कंसिस्टेंट होगा, ये वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें अगर ये वाला हिट हुआ तो इनकंसिस्टेंट, और वो वाला हिट हुआ तो कंसिस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, इसमें आपको करना क्या है, कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली क्या ढूंढोगे, अपना डी। फिर क्या ढूंढोगे, dx dy dz। ये तीनों ढूंढने पे डी नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सिचुएशन। डी इक्वल टू जीरो, एनी वन ऑफ देम नॉट इक्वल टू जीरो तो इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। अगर डी भी जीरो, ये तीनों भी जीरो, तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अभी कंसिस्टेंट का इतना ज्यादा चिंता मत करना, आप मेनली इनकंसिस्टेंट वाले के लिए चेक करना। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा कि इस तीन में से किसी भी एक पेयर ऑफ इक्वेशन में यू विल फाइंड कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वो लोग तीनों इक्वल होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो उनका है उसका रेशियो वेरिएबल वाले कोफिशिएंट के रेशियो से मैच नहीं कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ, मान लो कि मैं ऐसा सोचूं कि इन दोनों पे ऐसा हो रहा है, सपोज करो, तो इन दोनों पे अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मिलेगा हमको बताओ। हमको मिलेगा a1/a2 इज इक्वल विद b1/b2 इज इक्वल विद c1/c2, बट इट इज नॉट इक्वल विद d1/d2। सेम चीज हो सकता है कि नीचे के दो के लिए हो रहा हो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 बट नॉट इक्वल्स टू d2/d3। फर्स्ट थर्ड के लिए भी हो सकता है कि a1/a3 इज इक्वल्स टू b1/b3 इज इक्वल्स टू c1/c3 नॉट इक्वल्स टू d1/d3। किसी भी एक पेयर के लिए अगर ऐसा होता हुआ मिल गया आपको, दैट मीन्स कि फिर वो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर किसी भी पेयर के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी ये सारा चीज आया है आपके पास में, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। इनफाइनाइट आया तो कंसिस्टेंट, और नो सोल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। नोट्स के लिए आप थोड़ा स्पेस छोड़ दो, सारा चीज बहुत डिटेल में यहाँ दिया हुआ, आप घर पे भी इसको कॉपी कर सकते। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सिस्टम यूजिंग क्रेमर्स रूल। करें, चलो बिगिन करते हैं। यहां पर देखो वेरिएबल कितना है ये बताओ, दो। तो जैसे हमने जो भी मतलब पूरा मेथड समझा पढ़ा, उसके अंदर में डी होता था, dx होता था, dy होता था और dz होता था। इसमें z है ही नहीं, तो कहां तक जाएगा बात, d dx और dy तक लिखो। हियर d इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट भी बताना, मतलब बनाते जाओ और सॉल्व भी करते जाओ। तो 3 - 4 - 2 और 5, तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 15 - 8, सही कह रहा हूं ना, 7 होगा शायद, 7 आना चाहिए। 3 माइनस आ जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा अल्टीमेटली। फिर डी के बाद में dx क्या होगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट जो कॉलम है आपका वो 1 - 3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 - 3 और बोलो -4 और 5। सॉल्व करो इसको, तो 5 - 12 मेरे ख्याल में कितना, -7। और डी वाई कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में फर्स्ट कॉलम सेम 3 - 2, और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 और -3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -7। अब आपके x का आंसर क्या होगा, dx/d, दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक -7/7, सो -1। और y का आंसर क्या होगा, dy/d, दैट इज अगेन इक्वल्स टू -7/7, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू -। अब ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया, क्या क्या कर दिया हमने पता नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सबसे बेटर है। ठीक है, कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और डिटरमिनेंट जब आप रफ में सॉल्व करने का अगर ट्राई करोगे इस टाइप की इक्वेशंस को, तब तो डिटरमिनेंट बनाने का जरूरत नहीं, आप तो बस फटाफट कैलकुलेशन लिखते जाओ। ठीक है, तो आगे भी देखना, जहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है, वहां पर भी इसको यूज करके प्रैक्टिस करने का ट्राई करना। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। बनाओ, डी क्या होना चाहिए, मैं डी वगैरह बना देता हूं, आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर करके वैल्यू बताते जाना मेरे। डी आना चाहिए मेरे ख्याल में 6 1 - 3, सेकेंड लाइन में 1 3 - 2, थर्ड लाइन में 2 1 4।
सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है इसका। dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5 5 8 बाकी 1 3 1 और -3 -2 4। dy आ जाएगा आपके लिए, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 6 1 2, सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट तो 5 5 8 और थर्ड कॉलम में आई थिंक -3 -2 4। डी जेड का अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6 1 2 1 3 1 और मेरे ख्याल में 5 5 8। करो सारा डिटरमिनेंट सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या क्या है। देखो यहाँ पे डी का फाइनल आंसर कितना आया आप लोग का। डी का आंसर आया शायद से 91। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। सॉल्व करने के अंदर डी का आंसर 91, dx का आंसर 91, dy का आंसर 182 और dz का आंसर 91। तो यहां से x का आंसर कितना हो जाएगा, dx बाई डी दैट इज इक्वल्स टू 91 बाई 91 एंड 1। फिर y का आंसर हो जाएगा dy बाई डी दिस इज इक्वल्स टू 182 बाई 91 सॉल्व करने पे 2 और z का आंसर dz बाई अगेन डी दिस इज इक्वल्स टू 91 बाई 91 विच इज इक्वल्स टू। ठीक है, आगे चल रहे हैं यहां से। इसको देखो, ये वैसे इजी है, इसमें खाली ये कैच है, मैं समझाता हूँ आप। रेडी, हाँ मतलब इसको आप डी नहीं मान सकते, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपको पहले रिजेंबल कराना होगा और उसके अंदर फिर आप डी का चॉइस करोगे, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करके लिख लो, मैं बता देता हूँ। पहला इक्वेशन आपके लिए हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1। फिर x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -4 एंड x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू -6। और यहां से डी फिर से मैं फ्रेम कर देता हूं, आप डिटरमिनेंट ब्रेक करके बताओ क्या आ रहा है। ये आ जाएगा शायद से 1 1 1 1 2 3 और 1 4 3। ये डी हो गया आपको। dx के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे आप -1 -4 और -6 से, फिर 1 2 4 और आई थिंक 1 3 3। dy में सेकेंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 1 1 1 फिर -1 -4 -6 और 1 3 3। और dz के लिए थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा तो 1 1 1 1 2 4 और 1 3 4। कहाँ पे गलत लिख रहा हूँ क्या। हाँ 4 4 ये वाले में भी 4, अच्छा लास्ट वाले में तो चेंज हो जाएगा शायद, तो -1 -4 और -6। देखो ये आना चाहिए आपका डी dx और dy dz का चॉइस। बाकी इसको ब्रेक करके वैल्यू निकालो क्या आ रहा है, सारा निकाल लो एक साथ बात कर। अच्छा एक बार देखो, देखो तो यहाँ डी क्या होना चाहिए। डी इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 1 1 1 1 2 3 फिर 1 3 4। डी एक्स इज इक्वल टू मेरे ख्याल में -1 -4 -6 फिर 1 2 3 और 1 3 4। डी वाई इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1 1 1 -1 -4 -6 और फिर से 1 3 और 4। और डी जेड इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 3 और -1 -4 -6। अच्छा एक बार अब आप लोग बताओ कि डी का आंसर क्या है। आप -1, फिर dx का आंसर -1, dy का आंसर और dz का आंसर 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू dx बाई डी विच इज -1 बाई -1 सॉल्व करके 1। y इज इक्वल्स टू dy बाई डी, dy कितना आया था अपना
1, तो 1/-1 सॉल्व करके -1 एंड z इक्वल्स टू dz बाई डी, 1/-1 अगेन -1, तो 1 -1 ये दिन आना चाहिए। अच्छा आगे चल रहे हैं यहां से, पढ़ो इसको। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करना होगा, नो सोल्यूशन पक्का पक्का, और नो सोल्यूशन पक्का पक्का मतलब उसमें सबसे बेटर तो ये रहता है कि अगर डी जीरो आ जाए और dx dy dz में से कोई एक आदमी नॉन जीरो आ जाए। अच्छा जैसे ही एक आदमी नॉन जीरो आया ना, फर्दर और सॉल्व करने का दरकार नहीं, एक नॉन जीरो आने से भी अपन इनकंसिस्टेंट उसको बोल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट दिखाना है ना, मतलब ये दिखाना है कि सोल्यूशन नहीं है इसके पास। उसका सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका है कि डी आपका जीरो आ जाए और dx dy dz में से कोई एक आदमी नॉन जीरो आ जाए, और जैसे ही एक नॉन जीरो आया वैसे ही उस वेरिएबल का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो पहले आप लोग डी वगैरह बना बना के निकालो, इस बार खुद से करने का ट्राई करो एक बार। अच्छा डी का स्ट्रक्चर बताना एक बार क्या है। डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल में 2 -1 1 1 3 2 और 3 2 3। dx का आंसर होगा 4 12 10, फिर यहाँ पर -1 3 2 और 1 2 3। dy का आंसर 2 1 3, फिर 4 12 10 और 1 2 3। और dz का आंसर 2 1 3 -1 3 2 और मेरे ख्याल में 4 12 और 10। अच्छा बोलो तो एक बार डी कितना है, जीरो। dx कितना है, अभी देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अगर डी जीरो आया और इन तीन में से कोई भी एक जीरो आ गया, बाकी तो नहीं कैलकुलेट करने से भी चलता है। रीजन क्या है, साफ सुथरा सोचो कि जैसे ही आप x लिखने का ट्राई करोगे तो फॉर्मूला के हिसाब से x का आंसर क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 0 विच विल बी नॉट डिफाइंड। अब x का आंसर अगर आ ही नहीं रहा है तो y का आ जाए नहीं आए, इन सब बात से हमको क्या मतलब, आया बात समझ। सोल्यूशन तो आना है नहीं ना फाइनली, कि सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू आना चाहिए। तो यदि एक के वैल्यू में लफड़ा हुआ तो बाकी दो को कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा मेरे ख्याल में। नीचे लिखो क्लियरली, क्लियरली x इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, x equals to not defined, hence the system will have no solution. Clearly x equals to not defined, clearly x equals to not defined, hence the system will have, hence the system will have no solution, and it is inconsistent, and it is inconsistent, and it is inconsistent. क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा इसका फटाफट जो है वो निकालो सब कुछ। एक बार मैं डी dx dy dz लिख देता हूँ। तो डी होना चाहिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 3 1 3 -3 और 5 3 3, और आंसर इसका आएगा 0। dx इज इक्वल्स टू, बोलते जाओ तो 6 -4, अच्छा 6 -1 3 3 -3, इसका भी आंसर 0। dy इज इक्वल्स टू 1 6 3 -3 5 10 6, इसका भी आंसर 0 आना चाहिए। और dz बताओ 1 -1 6 1 3 -4। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और सॉल्व करके इन सारे का वैल्यू 0 आ गया होगा आप। ठीक है, जिनका नहीं आया एक बार अटेम्प्ट कर लो। डी dx dy dz का स्ट्रक्चर ये वाला होना चाहिए, और सॉल्व करने पे सबका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं जहां मैंने थ्योरी आपको बताया था, और एक लास्ट टाइम इसको अप्लाई करने से पहले मैं डिस्कस कर देता
अब यहाँ देखो कि जब डी जीरो और ये तीनों भी जीरो आपका आएगा ना, तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि हो ही रहा हो, ठीक है। हम क्रॉस चेक करेंगे कि नो सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो थॉट हमारे माइंड में रहेगा वो रहेगा किसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता ये हमको चेक करना है। वो चेक कैसे करना है कि आप पेयर वाइज इक्वेशंस को कंपेयर करो। अगर किसी भी दो इक्वेशन के लिए ऐसा हुआ कि x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कोफिशिएंट का रेशियो, इन तीनों का वैल्यू हुआ इक्वल एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो, किसी पर्टिकुलर दो इक्वेशन के केस में अगर ऐसा हुआ, देन यू विल से कि ओके ये भी हो रहा है और वो रेशियो वाला चीज भी हो रहा है, इसीलिए वी विल गो विथ नो सॉल्यूशंस। लेकिन अगर ये हो रहा है और किसी भी दो इक्वेशन के लिए आपको a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 इज नॉट इक्वल्स टू d1 by d2 टाइप का फीलिंग नहीं आ रहा किसी में, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट यू विल से कि इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारे अभी वाले क्वेश्चन में आप देखो कि क्या हो रहा है कि हमारा सारा मसाला तो जीरो आ रहा है, ये सारा पार्ट तो जीरो आ गया हमारा। लेकिन आप किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करो, जैसे आप फर्स्ट दो को देखो आप, तो a1 by a2 आपका क्या है 1, b1 by b2 कितना है -1/3, c1 by c2 कितना है 3/-3। तो ये लोग तो आपस में ही इक्वल नहीं है। आ रहा है बात समझ, तो वो नो सोल्यूशन वाला क्राइटेरिया तो नहीं बना, क्योंकि नो सोल्यूशन वाला क्राइटेरिया के लिए क्या है कि x का रेशियो, y का रेशियो, z का रेशियो ये तीनों को इक्वल होना चाहिए एंड दे शुड नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट का रेशियो। बाकी आप सेकंड थर्ड को भी कंपेयर कर लो एक बार, तो इधर 1/5, इधर 1 और इधर -1, तो ये लोग आपस में इक्वल नहीं हुआ, तो नो सोल्यूशन का चांस नहीं। फर्स्ट थर्ड को भी एक बार चेक कर लो, तो 1/5 -1/3, अगेन यहीं पे गड़बड़ हो गई। अब कभी कभार लेकिन अगर बहुत ही मान लो कि एग्जामिनर मतलब सोच समझ के और ढूंढ के कहीं से क्वेश्चन लाएगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा होगा आपका, और साथ ही साथ इन दोनों इक्वेशन में यू विल सी कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो इट विल मैच, लेकिन इसका और इसका रेशियो विल नॉट मैच विद द अदर रेशियोज। उस केस में यू विल से कि ओके ये भी हो रहा है एंड रेशियो में आई कैन सी कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 नॉट इक्वल्स टू d1 by d2। उस केस में यू विल से कि इट इज गोइंग टू हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर मेरे ख्याल में। यहां पर क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन की नो सोल्यूशन? इनफाइनाइट सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट चॉइस है हमारा, ठीक है। लेकिन उसके एडिशनल अगर हमको ये रेशियो वाला क्राइटेरिया दिख गया कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो से मैच नहीं हो रहा है किसी भी एक पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, तब हम बोलेंगे कि यार ये वाला कंडीशन तो नो सोल्यूशन का हो। क्लियर है। इसका चांसेस बहुत रेयर होता है, मतलब कुछ एक दो ही, मतलब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अनोखा एग्जिस्ट करता है जिसमें ये क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन आपको केयरफुल रहना है, ये सारा निकालो, साथ ही साथ इक्वेशंस को पेयर वाइज कंपेयर करके देख लो। एंड बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है कि फर्स्ट दो में ही होगा या सेकंड थर्ड में ही होगा, फर्स्ट थर्ड में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। यहां पर हालांकि फीलिंग क्या चीज का हम लोग का फाइनली इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप लिखो हियर डी इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड, सब लोग इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए, जीरो के इक्वल हो गए। और जो एडिशनल कंडीशन है ना वो बस मन में रखो, चेक कर लेना, उसको लिखने का दरकार नहीं। नीचे लिखो देयरफॉर it will have infinite solution, therefore it will have infinite solution। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। अभी इस क्वेश्चन में हमको ये तो पता चल गया कि इसका कितना सोल्यूशन आना है, बताओ, इनफाइनाइट सोल्यूशन आना है। अब वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको ढूंढना है। इनफाइनाइट सोल्यूशन को ढूंढने का जो प्रोसीजर है वो अपने आप में बहुत अनोखा है, उसको आप एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाना और देखते जाना। स्टार्ट करूं। एक काम करोगे कि फील देने के लिए पहले 2 वेरिएबल वाले में सॉल्व करके दिखा दूं और फिर 3 वेरिएबल वाले में करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। 2 वेरिएबल वाले में ऐसे रैंडमली कोई भी इक्वेशन में ले लेता हूं, या छोड़ो 3 में ही कर लो, कोई बात, टाइम वेस्ट होगा आप लोग। लिखो लेट लॉजिक ये है, देखो कि एक्स वाई और जेड में से ना किसी भी एक आदमी को आप अज्यूम कर लो कि हम उसका वैल्यू के मान के रखेंगे। कितना रखेंगे बताओ, के। किसी को भी ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से हम जेड को लेते हैं, ठीक है। आप एक्स को भी ले सकते हो, वैसे वाई को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखो लेट z इज इक्वल्स टू की, लेट z इक्वल्स टू की। z इक्वल्स टू के लेने के बाद में इमीडिएटली इन सारे इक्वेशंस को रीराइट करो, ठीक है। z की जगह पे k बिठा दो और सारे z को उस तरफ शिफ्ट करो सब में, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका कैसा दिखेगा बताओ, x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3k। इसको आप चाहो तो मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन एक्स प्लस और बोलो -4, ये ऐसा लिख दूं 3k माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाला बोलो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3k। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। चलेगा। अच्छा, पहले जब तक आपने z को k नहीं लिया था तो आपके लिए नंबर ऑफ अननोन कितना था सिस्टम के अंदर में? 3। आप x को भी नहीं पहचानते थे, y को भी नहीं पहचानते थे और आप z को भी नहीं पहचानते थे। और 3 अननोन के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास में 3 इक्वेशन हो तो ही आपका आंसर आ सकता है। अब लेकिन द मोमेंट यू चोज z टू बी k, आपने धर लिया कि चलो हम तो z को k मान के चलेंगे। अब आपके पास में इक्वेशन है 3 और अननोन कितना रह गया है? 2। इक्वेशन तो अभी भी 3 ही है, अननोन लेकिन k तो आप मान के चलो ना, k मेरे को पता है, k आपके लिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आया बात समझ? तो z जो है वो अननोन के कैटेगरी से हट के अब किस कैटेगरी में चला गया? नोन के कैटेगरी में। और अब आपके लिए अननोन क्या क्या है? x और y। अननोन क्या क्या है बताओ? x और y। और इक्वेशन कितना है आपके पास में? 3। ये जरूरत से ज्यादा इक्वेशन, इतना इक्वेशन होना नहीं चाहिए था मेरे पास, 2 से ही मेरा काम हो जाता। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में या इन तीनों में जो 2 सिंपल इक्वेशन दिखेगा ना मेरे को, उन दोनों के हेल्प से मैं x और y का वैल्यू सॉल्व करूंगा इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है। फिर जब मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ऑब्वियसली यहां देख के लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ही हम यूज करेंगे, उससे x और y का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। अब वो वैल्यू मेरा राइट आया कि रॉन्ग आया, ये चीज मैं चेक करूंगा थर्ड इक्वेशन के हेल्प से। जो भी मेरा x का आंसर आएगा और जो मेरा y का आंसर आएगा वो मैं थर्ड इक्वेशन के LHS में बिठा दूंगा और सॉल्व कर करके अगर वो आंसर करेक्ट है तो थर्ड वाले का RHS आ जाना चाहिए अपने आप। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे x का आंसर और y का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ k। जो आंसर आएगा उसको थर्ड इक्वेशन के LHS में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, और अगर वो RHS के इक्वल हो गए तो हमारा कंक्लूजन होगा कि आया हुआ x और y का आंसर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। दैट मीन्स कि वही हमारा आंसर, क्योंकि वो तीनों इक्वेशन को एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट दो को तो यूज करके उसको सॉल्व भी किया है, तो फर्स्ट दो को तो वो करेगा ही करेगा सेटिस्फाई, थर्ड वाले को भी कर दिया, मतलब तीनों को कर रहा है। ठीक है। और फिर वहां से आपके पास में x का आंसर समथिंग इन टर्म्स ऑफ k, y का आंसर इन समथिंग इन टर्म्स ऑफ k, z का आंसर तो खुद साक्षात k रहेगा। अब बोलोगे सर ये कैसा सोल्यूशन? तो यही इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप k का वैल्यू चेंज करते रहो और आपको x y z का अलग अलग सेट ऑफ आंसर्स मिलता रहेगा। k के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर बिठा सकते हो, तो एक तरीके से वो जो सेट आएगा आपके पास में k के आंसर्स का, वो जो है वो अपने आप में इनफाइनाइट सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर। क्लियर मेरे ख्याल? चलो थोड़ा करते हैं, लास्ट में फिर एक बार और बोलूंगा तो क्या पता ज्यादा इफेक्टिव हो। यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल में? अब इसमें याद रखना कि ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना है, जो दो थोड़ा सिंपल वाला इक्वेशन है उसी को सॉल्व कर। ठीक है। और एक बार एलिमिनेशन मेथड ही लगा लो। क्या बोल रहे हो? अच्छा देखो, करते हैं इसको सॉल्व। मेरे ख्याल में बेहतर क्या रहेगा ना कि आप 2 - 1 कर लो, तो सीधा ही x कट जाएगा, y भी पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा अच्छा महसूस होगा हम लोग। 2 - 1 इम्प्लाइज x सीधा गया 3y माइनस माइनस वाई, तो प्लस वाई हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 3k प्लस 3k, आई थिंक ये भी 6k हो जाएगा, और -4 - 6 मेरे ख्याल में -10 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ 6k -10, ऐसा कुछ आएगा। इनमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो शायद, तो 1/4 इंटू 2 इंटू 3k -5 जैसा कुछ, और ये 2 और 2 कट गया, सो हाफ ऑफ 3k -5 हो जाएगा। ये y का आंसर, और ये y का आंसर जो है वो आप मेरे ख्याल में 1 में डाल दो, तो 1 इम्प्लाइज x माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3k -5 इज इक्वल्स टू 6 - 3k। आप इधर एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस 3k -5, ब्रैकेट लगाना मत भूलना यहाँ पे, तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। 6 - 3k, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x ब्रैकेट खोलोगे तो -3k + 5 इज इक्वल्स टू 12 - 6k। सबको शिफ्ट कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 - 5 मेरे ख्याल में 7, और -6k + 3k तो -3k। सो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
7 माइनस 3 के। तो y भी आ गया और x भी आ गया और z तो हमारा k था ही। ठीक है, इनको सॉल्व किसके किसके हेल्प से किया है, फर्स्ट और सेकंड। तो डाल के क्रॉस चेक किस में करोगे, थर्ड में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट वाला थर्ड वाला सिंपल रहा हो, तो आप उनके हेल्प से सॉल्व कर लो और उस टाइम पर वैल्यू पुटिंग का काम किस में करोगे, सेकंड वाले में। जिसको छोड़ दिया है, यूज नहीं किया अभी तक, उसमें भी एक बार डाल के क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो नाउ फॉर इक्वेशन 3, फॉर इक्वेशन 3, और यहां पर इक्वेशन 3 का लॉजिक है वो वाला इक्वेशन जिसको यूज नहीं किए। तो फॉर इक्वेशन 3 आप लिखो LHS। LHS में है अपने पास में 5 टाइम्स ऑफ x, x के जगह पर 1/2 इंटू 7 माइनस 3 के, और है मेरे पास में प्लस 3 टाइम्स ऑफ y। तो y के जगह पर आई थिंक 1/2 इंटू 3k माइनस 5। ठीक है, अब यहां से देखो 5 को अंदर ले चलो सीधा, यहां से 3 अंदर ले चलो और एलसीएम के नाम पे 2 नीचे ले लो आप। तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल में 35 माइनस 15 के, और वहां से शायद से 6 के माइनस 15। दिस इज इक्वल्स टू 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 20, और इन दोनों का हो जाएगा शायद से कितना, माइनस 9 के बाई 2। ठीक है, कहाँ पे, अच्छा ये 9 के होगा ना, नहीं ये 9 होगा, तो उसके चक्कर में यहाँ पे सही कह रहे हो, कितना आ जाएगा, 6 की, 20 माइनस 6 की बाई 2, और इसको उड़ाओगे तो ये 10 माइनस कितना दे देगा, 3 की, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो जो हमारा x और y का वैल्यू आया, इट इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन एज वेल। ठीक है, नीचे लिखो हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन will be, required solution will be, लिखना x इक्वल्स टू क्या आया था, बाई 2, 7 माइनस 3 की बाई 2, y इक्वल्स टू 3k माइनस 5/2 एंड z इज इक्वल्स टू k। अब ये जो है ना, ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन का लॉजिक ये है कि यहां पर आप लिखो ऐसे ब्रैकेट देके कि k बिलोंग्स टू क्या, r। तो k के जगह अलग अलग नंबर लेते जाओ आप, और आपको अलग अलग आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।